नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं सतीश चंद्र मिश्रा सर। आइए सबसे पहले प्रणाम कर लेते हैं सतीश जी को। सतीश जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। अवनीश जी, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी। दर्शकों, जरा सोचिए, भारतीय लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र, चुनावी इतिहास छोड़ दीजिए जरा, लेकिन आप सोचिए, जहां अदालत के किसी कटघरे में किसी आरोपी, किसी मुजरिम, किसी चोर, किसी घोटालेबाज को इस बात की दुहाई देनी होती है मिलाट के सामने, जज साहब के सामने, कि मैं निर्दोष क्यों हूं, उसके बारे में हमारा भारत का मीडिया पिछले 48 घंटों से और एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। और खुद उस अपराधी आरोपी व्यक्ति की पत्नी, जो खुद एक पढ़ी लिखी औरत है, उसने अपने जरिए ये बात फैलाई कि एक बड़ा खुलासा कर रहा है वो आरोपी, ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। आप सोचिए जरा, भारतीय राजनीति की स्थिति क्या हो गई है कि भारत के राजनीति का एक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जैसी परंपरा को भी पीछे छोड़कर, इसको कहते हैं साहब पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, और उस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की पढ़ी लिखी पत्नी कैसे खेल खेल रहे हैं। सतीश सर का जरा अभिवादन कर लेते हैं और सतीश सर को बुलाते हैं। सतीश सर, ये तो अद्भुत उदाहरण है भारतीय राजनीति का, जहां एक आरोपी कटघरे में खड़े होकर खुलासे कर रहा है, बजाय इसके कि वो मिलाट के सामने अपने ऊपर सिद्ध किए गए और लगाए गए आरोपों की दुहाई दे कि नहीं साहब, हम तो निर्दोष है। सर, पुलिस की लाठी के नीचे आने के बाद हर आरोपी यही करता है, ये क्या कर रहा है? अवनीश जी, ये आदमी साधारण अपराधी नहीं है, साधारण राजनेता नहीं है, साधारण भ्रष्टाचारी नहीं है। ये आदमी अंतरराष्ट्रीय स्तर का धूर्त है और इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं। इसके पीछे एक पूरी ताकत है और दर्शकों को अभी समझ में आ जाएगा। ये बहुत साधारण सा एक उदाहरण है। आप याद करिए, सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की बात करिए, जयललिता जेल गई, लेकिन क्या कहीं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से कोई आवाज आई थी क्या उनकी गिरफ्तारी में? नहीं आई थी। लालू यादव जेल गया तो देश में अपना विरोध होता रहा, पार्टियों ने विरोध किया, एक मीडिया का एक वर्ग रहा, लेकिन किसी दूसरे देश ने, इवन देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो पड़ोसी बिल्कुल लगे हुए देश है, वहां भी पत्ता नहीं खड़का। उन्होंने कहा कोई मतलब ही नहीं, ये तो भारत का इंटरनल मैटर है। अभी ताजा आ जाइए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए। बड़ा नाटक हुआ, 2-3 दिन वो भी फरार रहा, उसके बाद वो पकड़ा गया। लेकिन पूरी दुनिया के किसी भी देश ने, जो 200 से ज्यादा देश हैं, उनमें से किसी ने कोई सुई की नोक बराबर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है, क्या पकड़े जा रहे हैं, कैसे पकड़े जा रहे हैं, वहां जुडिशरी देखेगी। लेकिन केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही आवाज कहां से आती है? जर्मनी से आवाज आती है। उसके बाद आवाज आती है अमेरिका से, आवाज आती है। और अमेरिका को कल उनके जो सेकंड चीफ डी मिशन है महिला, उसको बुलाकर कल भारत ने डांटा। उसके बावजूद आज फिर अमेरिका ने उसमें अपनी टांग अड़ाई, जबकि जयशंकर बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, वो हमारा विदेश मंत्रालय के अधिकारी जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिस बात, सवाल या जवाब का नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 77 साल में पहला राजनेता ऐसा जिसका भारत में भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है और भारत के न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और आग लगती है अमेरिका को, आग लगती है जर्मनी को, और विदेशी को ताकते उस पर आवाज उठाती हैं। तो ऐसा क्या खास है केजरीवाल में, जो उसको, उसके लिए जर्मनी और अमेरिका से आवाजें आ रही है? तो ये अपने आप में बता देता है कि ये आदमी साधारण नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के अंदर। और इसका जो इतिहास है वो अवनीश जी, वो हमारे यहाँ कुछ उस तरह से लोगों को जागरूक ही नहीं किया। शायद 70 साल, अब सरकारों की बात कर लीजिए, समाज जागरूक नहीं हुआ, और 70 साल वही गुलाम मीडिया लगी रही उस सरकार के साथ। तो आदमी को इतना ज्यादा ब्रॉड स्केल पर सोचने की कभी अनुमति ही नहीं दी गई। उसकी सोच को बड़ा सीमित रखा गया, बहुत छोटे छोटे स्वार्थों में वो अपना सीमित रहे वो लोग। तो ये पहला सवाल तो यही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे आवाज, लेकिन इसके लिए आवाज क्यों है? तो ये आप समझ लीजिए कि इसके क्या लिंक है, कैसे इसके कनेक्शन है। और दूसरा एक और घटनाक्रम अभी अब जुड़ा हुआ है, उससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि पहले विदेशी ताकतें, हमारे यहाँ कितने लोग जानते हैं अवनीश जी, कि विदेशी ताकतें कोई आज 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 किसी को प्रोजेक्ट करके कल उससे बवाल नहीं कराती।
बड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट वो करती हैं। अब जरा आता हूँ इस पे केजरीवाल पे। तो पहले ट्री आप समझिए, जो विदेशी ताकत की बात करते हैं तो अमेरिका ही मेन है। अमेरिका और रूस दो हैं। तो एक समय रूस ने कैसे डोमिनेट किया, वो मित्रों के आर्काइव में सब कुछ लिखा हुआ है, 2 खंडों में छपी है कि उस समय रूस कैसे हिंदुस्तान को चला रहा था। और उसके बाद अब रूस तो खत्म हो चुका है एक तरह से, अब सीआईए डोमिनेट करती है। तो उसका जो ट्री है, तो सीआईए जो अपने उसने जो 2 आर्म है उसकी, तो 2 है उसकी, एक रॉकफेलर फाउंडेशन और एक फोर्ड फाउंडेशन। ये दोनों जो है, तो रॉकफेलर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करती है कि किसी देश में अपने लिए उनके लिए माहौल बनाने वाले। और जो फोर्ड फाउंडेशन है वो वाया एनजीओ ऑपरेट करती है। और उसके बाद जब इसके आगे ट्री बढ़ती है, तो फोर्ड से जुड़ी हुई मनीष जी, अवनीश जी, 3 संस्थाएं हैं। एक तो जो मैग्सेसे पुरस्कार देती है, जो मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देता है, वो सीआईए फंडेड है, पूरी दुनिया जानती है, ओपन ओपन फंडेड है वो। कोई क्योंकि सीआईए देती है फोर्ड फाउंडेशन को, फोर्ड फाउंडेशन मैग्सेसे पुरस्कार को स्पॉन्सर करता है। दूसरा एक है हिवोस। हिवोस, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालैंड हालैंड की ये संस्था है, और ये पूरे दुनिया भर के एनजीओ का एक तरह से अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। गिरोह कहिए उसको, संगठन नहीं, गिरोह है। तो उसका हिवोस के नाम से, HIVOS, ह्यूमनिस्टिक इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन विद डेवलपिंग कंट्रीज, ये उसका फुल फॉर्म है। और वो अलग एनजीओ को अपने गैंग बनाता है, इस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनमें। और फोर्ड अपना डायरेक्ट करता है। तो अब जरा दर्शक इसका खेल समझें कि जिस समय 2011 में आया था, तो उससे पहले 2006 से केजरीवाल भी एनजीओ चलाता था, और एनजीओ ये मनीष सिसोदिया भी चलाता था। इसके नाम, केजरीवाल के एनजीओ का नाम था परिवर्तन, और मनीष सिसोदिया के एनजीओ का नाम था कबीर। और फोर्ड फाउंडेशन से डायरेक्ट इनको फंडिंग होती थी, परिवर्तन को भी, कबीर को भी। इसके अलावा CSDS आप अच्छे से जानते होंगे, जिसमें वो योगेंद्र यादव और अभय दुबे ये सब गंजा वहां पलते थे, इनके अपने अपने एनजीओ भी हैं। तो परिवर्तन, कबीर, CSDS, और उसके अलावा योगेंद्र यादव और अभय दुबे के जो अपने एनजीओ हैं, उनको फंडिंग होती थी। और एक आदमी और बड़ा चेहरा है, मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल तबका उसको जानता होगा, प्रोफेसर आनंद कुमार, जेएनयू। जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है शायद वो। और वो आदमी 2014 में, याद करिए, 2014 में केजरीवाल की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था दिल्ली में, बिल्कुल सर, पूर्वी दिल्ली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्रोफेसर आनंद कुमार। तो जी। ये फोर्ड फाउंडेशन वाली लाइन थी जो इसके साथ खड़ी थी। अन्ना और केजरीवाल से जब नौटंकी हुई। और जो हिवोस, जो हालैंड वाला था, उसमें जो एनजीओ थे वो सारे के सारे अन्ना आंदोलन में जुड़े हुए थे। उनके नाम कुछ के बताता हूँ। दिशा नाम था, सफर नाम था, स्वाति नाम था, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, वो बम्बई का था। तीस्ता तीस्ता सीतालवाड़ का वो जो, उसका क्या नाम था उसका, अनहद, जो उसने गुजरात में कैसा नाटक किया। और वो शबनम हाशमी का सहमत, GKVP, माहिती, उठान, ये सब इस तरह के जो एनजीओ थे, वो सब इनसे जुड़े हुए थे। तो अब जरा इनका करेक्शन जोड़िए कि ये जो पूरा अन्ना आंदोलन का गैंग था, ये अगर आप इसके सिरा ढूंढते हुए ऊपर जाएंगे, तो ये सब फंडेड बाई CIA। ये सब फंडेड बाई CIA। और ये कैसे काम करते हैं, इसका एक अभी केजरीवाल की बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर एकदम ताजा उदाहरण बताता हूँ कि केजरीवाल को 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया जाता है, जो स्पॉन्सर्ड बाई फोर्ड फाउंडेशन, फंडेड बाई CIA। और इसलिए क्योंकि उनको एक जिन्न खड़ा करना था भारत के अंदर। तो उस जिन्न को जब खड़ा करना है, तो उसका महिमा मंडन पहले किया जाए। तो 2006 में केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार देके मीडिया में उसका प्रचार करके ऐसा प्रस्तुत किया गया कि वो तो राइट, RTI के लिए इससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और इससे बिल्कुल जैसे भारत में सब एक क्रांति ला देगा। 2006 में इसको मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। और 2011 में अन्ना का नाटक शुरू हो जाता है, अन्ना आंदोलन, जिसके नाम से पूरे देश में तहलका मचाया गया। 5 साल का उन्होंने पीरियड लिया। अब ये 5 साल का जो पीरियड है, इसका महत्व समझिए अवनीश जी, एकदम ताजा संदर्भ में लाता हूं कि एक आदमी को और दिया गया मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में। उसका नाम है सोनम वांगचुक, वो जो लद्दाख में बैठा है भूख हड़ताल करता हुआ। तो बहुत बड़ी बात सर। उसको 2018 में दिया गया, और वो 2024 में नाटक कर रहा है वो लद्दाख में। जो अब उसका जरा कार्य क्षेत्र देखिए, जो चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है।
चीन से लद्दाख लगा हुआ है और वो वहां पर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए वो पूरी ताकत झोंक के, अब तो खैर मेरे ख्याल से उसने शायद कल खत्म कर दिया है अनशन अपना, 21वां जी 22वें जी। दिन। ये सब जी ऐसा मैंने, ही करते हैं ना। लालू भी स्वास्थ्य वजह से पेरोल लेके घूम रहा है और वशवमन कर रहा है, तो वही ये भी किए हैं स्वास्थ्य आधार पे सर। तो मैं दर्शकों को आपको समझा रहा हूँ कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे बड़ी लंबी बैकग्राउंड होती है, बड़ी लंबी बैकग्राउंड। और एक बैकग्राउंड अभी और समझाता हूँ, वो आज की तारीख में वो जरा अलग हो गया, आपस में स्वार्थ उसके भिड़ गए। वो मनीष जी, अवनीश जी, वो जो आपका कुमार विश्वास, जिसने अन्ना वाले इस केजरीवाल को हीरो बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी। और उस आदमी को संभवतः आपने भी देखा होगा, मैं क्योंकि कवि सम्मेलनों का बड़ा शौकीन रहा हूं, इसी पांडेगंज गल्ला मंडी में सड़क के बीच में जो तंबू लगा के कवि सम्मेलन होता था, और उसमें 2000 रुपए के पैसे लेके ये पूरी रात बैठता था उस कवि सम्मेलन में। रामनवमी वाले दिन होता था, मेरे ख्याल से अब भी होता होगा पांडेगंज गल्ला मंडी का। ये उस स्तर का कवि था, और इसको अचानक ये टेलीविजनों पर दिखाई देने लगा। उसके बाद इंडिया टुडे ने इसके ऊपर एक कवर स्टोरी छाप दी कि भारत का सबसे महंगा कवि। जरा गौर करिए कि वो भारत का सबसे महंगा कवि अचानक हो गया, उसको 10-10 लाख रुपए बुला के लोग देने लगे। और मैं आज आपके दर्शक जो जिनको कविता की थोड़ी सी भी रुचि होगी या जानकारी होगी, आप उसको कभी सुनिए। अवनीश जी, वो जब वो कविता सुनाना शुरू करता है तो 10% उसकी होती है, 90% वो किसी और कवि की सुनाता है। कि दिनकर ने ये कहा था, शिवमंगल सिंह सुमन ने ये कहा था, और फलाने ने कहा था, ढिमाके ने कहा था। तो उसके पास अपनी रचना, वो 2-4 कविताएं जो उनको रटा करता है। तो वो उसको जानबूझकर प्रोजेक्ट किया गया था ताकि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के साथ एक बड़ा चेहरा हो जाए खड़ा करने के लिए। उन्होंने उसको बड़े तरीके से प्रस्तुत किया टीवी पे ला के। फिर इंडिया टुडे ऐसी मैगजीन, उसके ऊपर कवर स्टोरी पूरे पेज पे उसका फोटो छाप के उसने छापा था कि देश का सबसे महंगा कवि। तो आपने उसका स्टेटस बना दिया। उसके बाद वो अन्ना जो एक कठपुतला आया था कांग्रेस का, उसके अगल बगल ये इस टाइप के लोग खड़े हो गए, और केजरीवाल को एक उसके लिए रोड क्लियर की गई, एक हाईवे बनाया गया उसके लिए कि अब तुम भारत की राजनीति में इंटरफेयर करो। तो ये तो इसका करेक्शन है। और आप कभी गौर करिए, जैसे मैंने सोनम वांगचुक कहा कि वो लद्दाख में जो चीन से लगा बॉर्डर है वहां पे हस्तक्षेप कर रहा है। केजरीवाल कभी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आता चुनाव लड़ने, अपना संगठन बनाने? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आता केजरीवाल? बहुत बड़ी बात कभी बिहार में जाके संगठन बनाना, बिल्कुल बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना क्यों नहीं आता? वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जाता? उड़ीसा में क्यों नहीं जाता? वो सीमावर्ती राज्यों में जाता है ज्यादातर। अवनीश जी। बहुत बड़ी वो बात, से बहुत बड़ी बात। नहीं, ज्यादातर नहीं, वो 100%। अगर आप गुजरात की बात करिए तो गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से लगती, तो उसने वहां कैसी ताकत झोंकी थी पूरे देश ने देखा। गोवा हमारा सीमावर्ती राज्य है, उसके बाद सीमा खत्म हो जाती है, समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। वो हिमाचल जाता है लड़ने, वो उत्तरांचल जाता है लड़ने, वो पंजाब जाता है लड़ने। छोटे स्टेट हैं, सीमावर्ती स्टेट हैं। तो वो जो विदेशी शक्तियां, मैंने कहा ना, जहां से इसकी शुरुआत है सीआईए की फंडिंग से, 2006 में इसको महिमा मंडन हुआ फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार देकर। तो वो सीमावर्ती राज्य, छोटे राज्य हैं, वहां पे कम कम फंडिंग में, कम साधनों में आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये लगातार जब से ये 2012 में इसने राजनीतिक चोला ओढ़ा है, 12 या 13 में जब राजनीतिक पार्टी बनाई, तब से ये अपना जो निशाना है ये सीमावर्ती राज्यों में लगातार लगा रहा है। बिल्कुल सर। और जो ये महत्वपूर्ण एंगल आपने दिया, निश्चित रूप से दर्शक अब इस बात को रिलेट कर रहे होंगे कि आप देखिए ना, लगातार केवल सीमावर्ती, और दिल्ली से इस व्यक्ति ने शुरुआत किया, यानी भारत की केंद्र से। और वो साफ दिखाई दे रहा है, किसी मुख्यमंत्री के लिए कोई सजा मुकर्रर हो, भारत की एजेंसी कर रही हो। दर्शकों, मैंने पहले ही कहा, और सर एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने शुरुआत में कहा ना कि ये तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को भी पीछे छोड़ दिए। यहां मैं एक सामने देख रहा हूं सर। आप देखें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट कैसे क्या करेगा, ये सब सारी चीजें लंबित है, वकील साहब लोग उससे बात कर रहे हैं। लेकिन उसके जो बड़े संदर्भ निकलते हैं, सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से खेल रही है, क्या आपको नहीं लगता, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है सर, हो सकता है मैं गलत हूं, कि यह राबड़ी देवी का एक परिष्कृत संस्करण, जिसको कहते हैं ना कि
इन एनहांस्ड वर्जन, जनरेशन एक्स राबड़ी देवी। सुनीता केजरीवाल उस तरह से बिहेव कर रही है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में, जहां जिस फ्रेम में अरविंद केजरीवाल बैठ के वीडियोस जारी करते थे, वहां बैठ के वीडियो कर रही हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं सर। सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ी खतरनाक बात कही, एक बाइट दिखाई दी मुझे। उन्होंने कहा कि सीएम को प्रताड़ित कर रहे हैं, यानी चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में, और सीएम, ये दो चीजें इसने चौंकाया है सर। ये कौन सा स्मार्ट गेम है जो ये महिला खेल रही है या अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ना हो जाए, संजय सिंह ना हो जाए, जिन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीएम अंदर है। ये बड़ा गेम है सर, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बड़ा गेम नहीं है, इसको लोग समझ रहे थे। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ समाज इतना जागरूक ही नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से तो कतई नहीं हुआ। 70 साल वही कि इंदिरा गांधी का नारा आ गया, वोट डालता रहा और मीडिया जो था वो पूरी तरह से कैसा बाइस्ड था, उसका एक सूत्री कार्यक्रम था। तो अन्यथा जिनको जानकारी थी, अगर अभी याद दिलाता हूँ कि 2015 का जो दिल्ली का चुनाव था, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए अर्बन नक्सल का शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये राजनीति करने आए नहीं, ये एनार्की फैलाने आए कि अराजकता देश में फैल जाए। इनको सिर्फ एक एजेंडा दिया गया है कि आप यहाँ पर अराजकता फैलाइए देश में। जिस समय अवनीश जी एक 15-16 दिन के लिए या एक महीने के लिए जब ये मुख्यमंत्री बना था 2013 में, दिसंबर 2013 में जब ये बना था, तो याद करिए, ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये कह रहा था कि मैं 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा, मैं वहां सड़क पे बैठ के धरना दूंगा। ये भी मेरे धरना ख्याल से दूंगा, भारत के धरना रजाई लेके दूंगा। बैठ भी गया था सर, रजाई लेके बैठ भी गया था। बैठ गया था, ये लग रहा था कि क्या होगा, पूरे देश में एक असमंजस की स्थिति थी। तो वही तो इन लोगों को वही टारगेट तो दिया गया कि तुम देश में भ्रम की, अराजकता की, आतंक की स्थिति पैदा करो। याद करिए उस समय मतलब हर जगह ये चर्चा थी, कहते 26 जनवरी नहीं होगी, कैसे हटाया जाएगा, ये तो मुख्यमंत्री है। खैर वो तो जब सेना को हैंड ओवर हुआ तो इसके समझ में आया कि ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये भागा। लेकिन ये इस हद तक चला गया था कि 26 जनवरी हम नहीं होने देंगे। तो ये अराजकतावादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको 2015 में कहा था कि अर्बन नक्सल है, वो पहचान गए थे। लेकिन हर आदमी इतना राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होता, और खासकर इस देश का मीडिया कैसे इसने विज्ञापन के बल पर उनको खरीदा, अपना गुलाम बना लिया एकदम, जैसे लैब, जिसको मीडिया को वॉच डॉग कहा जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान में केजरीवाल ने मीडिया को लैब डॉग अपना बनाकर रखा। ये सबने देखा कि उसके किसी पाप पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, और वो जो करता है उसमें जय जयकार होती है। 8-10 साल से पूरा देश देख रहा है। और दूसरी एक और एनआरकी इन्होंने करने की कोशिश की, उस पर भी कभी अवनीश जी याद करिए कि इससे पहले केजरीवाल के उदय से पहले राजनीति में कभी इस तरह से फ्रीबीज का मामला नहीं होता था कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बिल्कुल रेल सर। टिकट फ्री कर देंगे। ये कैरेक्टर, ये 2000 जब से इसने राजनीति में प्रवेश किया, दिल्ली में इसने वो फ्री बिजली फ्री पानी वाला जो नाटक फैलाया, तो जरा गौर करिए कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का दिवाला निकाल देने की शुरुआत है ये। कि अगर आप बिजली बिना पैसा लिए लोगों को देने लगेंगे, कितने दिन कहाँ दे सर? पाएंगे, और कितने दिन आप वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाइव ही नहीं करेगा। वो जो सर अभी कर्नाटक और केरल उदाहरण है सर, देख लीजिए, पंजाब उदाहरण है सर। तो उसका कारण है कि ये शुरुआत इसी ने की है। ये इसी ने सिर्फ जब दिल्ली में तो दिल्ली में जब इसने ये कराया, तो लोगों को लगा कि यार ये तो सबसे बढ़िया हथकंडा है, कुछ करने धरने की जरूरत ही, कह दो बिजली फ्री कर देंगे। क्योंकि जो नेता बनता, जो मुख्यमंत्री बनता, उसके बाप के बिजली पैसे उसके जेब से तो जाती नहीं है। जब तक है तब तक बांटो, सत्ता लो, मौज लो, उसके बाद जो होगा भोगेगी तो जनता। तो ये अराजकता की राह पर ले जाने वाला इसका ये दूसरा कदम था। और उसको लोग गरीबों के लिए है और उससे लोगों को फायदा होता है। वो लोगों को फायदा नहीं, भारत की कमर तोड़ देने का एक पूरा एजेंडा उसके पास है। और उसने पूरे देश में ये एक राजनीतिक संस्कृति का प्रचार कर दिया कि बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, टिकट, बसों को टिकट को फ्री कर दो, और उसका नतीजा सामने है। और एक दर्शकों को बता दूं अवनीश जी
कि अगर आप कभी कलकत्ते गए हो, अब तो मेरे ख्याल से ममता ने कुछ सुधारा है उस मामले में, कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे खराब बस सर्विस कहीं की थी तो बंगाल की थी। क्योंकि जब तक कम्युनिस्ट रहे तो उन्होंने यही अपनाया था कि बस के टिकट नहीं बढ़ाएंगे। अगर वहां 5 पैसे टिकट बढ़ जाती थी तो आग लगा दो और रास्ता जाम कर दो, शहर बंद करा दो। और उसका नतीजा ये हो गया था कि कलकत्ते में लगता था कि बसें जो हैं सन 60 की चल रही हैं। तो ये भारत को उस राह पर ले जाने का एक एजेंडा है इसके पास, जो इसको इसकी ताकत जो विदेशी मास्टर है उन्होंने सौंपा है इसको। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से ये सारी चीजें साफ हो रही है। अच्छा, इस मामले में एक हल्की हल्की फुल्की टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, राघव चड्ढा अपना अलग निकला पड़ा है। बहरहाल सर, एक बेहद गंभीर बिंदु की तरफ एक और बार आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैंने सुनीता केजरीवाल बार बार सीएम 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 कह रही है, और मैंने ये भी कहा कि ये लालू राबड़ी का एक परिष्कृत संस्करण हाँ, देखने को मिल रहा है। अचानक टीवी डिबेटों में मैं जब देख रहा हूं तो आपके प्रवक्ता लगातार ज्यादा आने लग गए हैं। इससे पहले नहीं उतने आते थे जैसे आते थे। एक ये पूरी प्लानिंग दिख रही है। आपने बताया इंटरनेशनल कहां कहां आवाजें उठी, ये दर्शक जानते ही हैं। एक छोटी सी चीज सर, इस व्यक्ति ने मेरे ख्याल से कोरोना के बाद दिल्ली की विधानसभा का सत्र कभी भंग ही नहीं किया, और लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल और वाहियात बात करने के लिए ये अपनी विधानसभा यानी दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल करता रहा। आज इस व्यक्ति ने कोर्ट का इस्तेमाल किया है यही सब कहते हुए, और कोर्ट ने डांटा भी है कि अरे भाई तुम लिख के दे सकते हो ये सब, लेकिन इसको तो भाषण देना है सर। सर, क्या आपको लगता है कि इस किंग पिन के पीछे अब जो राजनीति भविष्य की खेल रही है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है, और ये नया राबड़ी देवी का अवतार भारतीय राजनीति देख सकती है दिल्ली के जरिए? नहीं, हाँ, वो आपने पहला सवाल आपका इससे पहले वाला यही था और मैं दूसरी बात कहने लगा था। देखिए, राबड़ी देवी से सुनीता केजरीवाल का कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल एकदम कोई बेसिर पैर की तुलना होगी, क्योंकि राबड़ी देवी एक आम गृहिणी थी। और वह राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी हुई तो राबड़ी देवी ने कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं किया। राबड़ी देवी जो लालू का संदेश आता था, लालू वो बैठ के रबड़ स्टैम्प की तरह वो 7 साल वैसे ही चला बिहार जैसे। तो लालू जैसे नाश कर रहा था, लालू ने उसी शैली में 7 साल और नाश किया बिहार का। कुछ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा नहीं हुआ। ये महिला जो है, अगर मैं दूसरे तरीके से तुलना करूं तो राबड़ी देवी को अगर आप देसी पिस्तौल कह सकते हैं, जो जिसका लाइसेंस नहीं मिलता, वो देसी पिस्तौल थी। तो ये 14 राउंड का रिवॉल्वर है ये महिला। ये इतनी खतरनाक है। ये बहुत अंतर है राबड़ी में और सुनीता केजरीवाल में। ये जिस तरह से 2 दिन आकर इसने अपने आप को प्रस्तुत किया है, आके वीडियो जारी किए हैं, तो ये आईआरएस रही है अवधि जी। ये आयकर की अधिकारी रही है, 20 साल रही है, नौकरी करती रही दिल्ली में। जी। इसको मालूम नहीं, जो ये कह रही कि वो मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ बरामद हुआ। तो पैसा तो कभी किसी घोटाले में बरामद नहीं होता, तो क्या किसी को सजा नहीं? लालू यादव खुद 5 बार का सजा याफ्ता है। तो लालू यादव से कोई पैसा थोड़ी बरामद हुआ था। लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया था, और भ्रष्टाचार करने वाला पैसा कहीं अपने जेब में रखता है या कहीं बक्से में रखता है, वो पैसा कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे तो चीख चीख कर ईडी कह रही है कि ये गोवा के चुनाव में वो पैसा खर्च हुआ, उसके गवाह है, जिसने दिया वो गवाह है, जिसने लिया वो गवाह है। तो और ये क्या चाहती है? तो वो पैसा खर्च हो गया। मैं आपको एक किस्सा बता दूं थोड़ा सा इसी संदर्भ में, लेकिन इस प्रकरण से अलग है। कि कानपुर में कपूर साहब थे, तब उस समय नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था बैंकों का, और उन्होंने 7.5 लाख रुपए का गबन किया था कैशियर थे बैंक में। तो समझिए 60s का 62 या 63 की घटना है ये। क्योंकि मैं मेरा बाबा जहाँ रहते थे उसी मोहल्ले में रहते थे कपूर साहब, इसलिए बड़ा वो मुझे ज्ञात है उसका। और अरे उसके बहुत बाद पैसा सर, संसार का 7 लाख रुपए बहुत पैसा हुआ। बहुत पैसा हुआ। और उसके बाद जब वो आदमी कोर्ट में गया सर, तो यही पहला सवाल तो यही था। पुलिस ने भी पूछा, कोर्ट ने भी पूछा कि पैसा कहाँ है। उसने कहा जुआ खेलते थे, जुआ खेलने की गंदी आदत थी, इसी वजह से धीरे धीरे करके मैंने वो गबन करता गया, और जुए में मैं हार गया तो वो पैसा मेरा वो खर्च हो गया। वो तो मैं जुए की मेरी आदत थी, मैं जुए में हार गया। तो क्या उस आदमी को सजा नहीं हुई? उस आदमी को 7.5 साल की सजा हुई थी, क्योंकि उससे ज्यादा होती नहीं है गबन में, जो कानून था।
तो उस कायदे से तो कह देता कि पैसा कहाँ गया, पैसा तो मेरे पास मिला नहीं। तो ये इनकम टैक्स अफसर होकर इस तरह से देश को बरकरार ही कैसी बेशर्मी से झूठ बोल रही हो, कैसे ड्रामे के साथ झूठ बोल रही, या पूरा देश देख रहा है। तो अगर कोई आम आदमी कहे, कोई पान बेचने वाला कहे, कोई रिक्शा चलाने वाला कहे, तो बात समझ में आती है। ये आईआरएस होकर कितनी गमगीन मुद्रा में जैसे कहीं विधवा आश्रम से चली आ रही है, ऐसी शोक संतप्त होकर ये वीडियो जो इसने जारी किए हैं। तो ये केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक और केजरीवाल से ज्यादा बड़ी ड्रामा क्वीन है ये। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से ये पूरी चीज चल रही है, अब देखिए मीडिया का अट्रैक्शन, और दर्शक भी इस चीज को देख रहे होंगे, कहाँ लाके उलझा दिया। एक आरोपी जो घोटालेबाज है, उसके 4 साथी जेल में है, वो खुद जेल में गया है। इतने अकाट्य सबूत हैं कि उसको जमानत कहीं से नहीं मिल रही है, हाई कोर्ट से नहीं कोई राहत मिल रही है, एमपी एमएलए कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, ईडी को कस्टडी दी जा रही है, और उसके बाद वह आदमी अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा लेता है, और टीवी और तमाम जगहों पर बैठ के लोग इस पर बात कर रहे हैं कि चुनाव इससे कैसे प्रभावित होगा। सर, ये दुर्दिन भारतीय लोकतंत्र के। नहीं, दुर्दिन ऐसा देखिए, लोकतंत्र का तीसरा खंभा, चौथा खंभा जिसे कहते हैं मीडिया, तो उसकी स्थिति केजरीवाल के संदर्भों में बड़ी दयनीय है। जो बात हम लोग कर रहे हैं, अवनीश जी, क्या आपने किसी एंकर को कभी देखा पूछते हुए केजरीवाल की किसी प्रवक्ता से कि जो तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, कि पैसा कहाँ बरामद हुआ, कि सिसोदिया के पास नहीं बरामद हुआ, अजय के पास, संजय सिंह के पास नहीं बरामद हुआ। तो कम से कम कोई एंकर की तो काम है कि वो लोगों को बताए कि ये झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफी बातें कर रहा है। लालू को 5 मामलों में जो सजा हुई है, लालू के पास से भी पैसा नहीं बरामद हुआ था, लेकिन लालू को 5 मामलों में सजा है। लेकिन वो एंकर बजाय इससे सवाल करने के, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका धर्म है, वो करने के बजाय जब वो एंकर पूछते तो कहते हाँ अब बताए, भाजपा वाले जवाब दें, अब बताइए कि ये जो कह रहे हैं, ये तो बात ये गंभीर कह रहे हैं। तो वो इस तरह से इसकी साजिश में शामिल है वो लोग। तो एक खंभा तो वो खुद ही ध्वस्त है। दूसरे, राजनीति की आप बात करिए, तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं वरदान की तरह इस देश में आ गए, अन्यथा राजनीति की क्या स्थिति है ये खुद तो एक अंतरराष्ट्रीय जगलर कह लीजिए, ठग कह लीजिए, जालसाज कह लीजिए, क्या कहूँ इसके लिए। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, और जो इंडी गैंग बना है। तो जो दूसरा खंभा है वो भी पूरी तरह से दीमक लग के, एक दीमक लग चाट गई है, उसको जर्जर है, कभी भी बड़बड़ा के गिर पड़ेगा। तो लोकतंत्र के 2 खंभों की तो ये हालत है। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग फलेंगे फूलेंगे। सर, लेकिन अब जब ये साफ हो गया है कि ये बंदा सीधे सीधे भारतीय और भारतीयता के खिलाफ विदेशी ताकतों का मुखौटा, छोड़ दीजिए सर, ये सीधा सीधा प्लांटेड व्यक्ति है। और जैसे ही ये सारा कुछ होता है, इसके हैंडलर भाग के बाहर जाते हैं, मैं राघव चड्ढा को उसमें शामिल करता हूँ। राघव चड्ढा भारत में क्यों नहीं है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वो अपनी पत्नी के साथ पहली होली मनाता है, और इस बात की ब्रेकिंग बनाती है भारतीय मीडिया। सर, ये भी अपने आप में हास्यास्पद है कि राघव न, चड्ढा की पूरी अगर कहीं जिक्र हो रहा है भारतीय मीडिया में, तो ये कि वो कपल होली मना रहा है सर जी। नहीं नहीं, आज ही मैं देख रहा था क्लिप कहीं चली है, कि वो उसकी पत्नी लौट आई है, परिणीति चोपड़ा जो है, वो लौट आई है। उसका बॉम्बे एयरपोर्ट पे जब आई है, तो उसका जो पापाराजी फोटोग्राफर है, उन्होंने फोटो वोटो खींच के डाला है। मगर वो अकेली लौटी है, राघव चड्ढा उसके साथ नहीं लौटा है। अवनीश जी, ये सबसे खास बात है, गंभीर बात है। क्योंकि एक तो पंजाब का प्रभारी है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। तो जो प्रभारी है वो लंदन में हनीमून मना रहा है, और उसके अलावा उसका फ्रेंड, फिलासफर, गाइड, जो कुछ भी कह लीजिए, वो केजरीवाल ही तो है। और केजरीवाल पर अब तक के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट आया, जो जेल चला गया और अभी महीनों जेल रहने वाला है। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी होता, सब कुछ छोड़कर पहली फ्लाइट पकड़कर वो भारत आता। लेकिन वो पहली फ्लाइट तो छोड़ दीजिए, 5 दिन बाद जो लौटी है, तो उसकी बीवी अकेली लौटी है। फिलहाल खबर यह है कि राघव चड्ढा लंदन में ही रुक गया है। इसको पूरे देश का मीडिया जरा दूसरे तरीके से कह रहा है, या सोशल मीडिया पे भी जो उसकी खिंचाई कर रहे हैं विरोधी हैं, वो भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के कनेक्शन के रुक गया, वो ओबामा से मिल रहा है, फलाने से मिल रहा है। एक खालिस्तानियों से मिला, तो उसकी फोटो भी आई है। एक किसी महिला से मिल रहा है, वो खालिस्तानियों की प्रवक्ता है, वो तो फोटो सोशल मीडिया पे है। लेकिन मेरा मानना कुछ और है अवनी जी, कि राघव जी। चड्ढा ना तो अभी लौटा है,
और न वो लौटेगा, क्योंकि अगर लौटना होता तो पत्नी के साथ वो वापस आ जाता। इसका मतलब जैसे होता है ना कि जादूगर की जान तोते में, तो वैसे ही, क्योंकि इसका बड़ा क्लोज था, और क्योंकि पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और याद करिए, जब ये पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी जांच की, शराब घोटाले की, तो उसमें 2-3 बार जब जिक्र आया कि उस मीटिंग में कौन कौन बैठा था, तो हमेशा नाम आया कि राघव चड्ढा भी उस तरह की मीटिंगों में था, शराब घोटाले वाली। तो वो अभी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, वो संभवतः अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लंदन में बैठा हुआ है। वो आएगा नहीं, वो केवल ओबामा और राघव चड्ढा में, मतलब क्या कहूँ, मूंछ कबाल और पूंछ कबाल का फर्क है। चाहे जितना गिर जाए, अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट राघव चड्ढा से लंदन में आके गुप्त मुलाकात करेगा। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण थ्योरीज चल रही है, भले वो विरोध में चल रही है, लेकिन उनका कोई सिर पैर वो नहीं है। हाँ, खालिस्तानी से उसका संबंध है, तो खालिस्तानी वहां जो टुच्चे हैं वो उसकी मेजबानी कर रहे होंगे। राघव चड्ढा के ना आने के पीछे मैं कारण ये मान रहा हूँ कि इस शराब घोटाले में, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो एक एक ट्रांजेक्शन से भली भांति परिचित है, उसमें उसकी क्या भूमिका रही होगी ये इससे भी वो परिचित है, और आगे क्या हो सकता है ये भी वो जान रहा है। तो वो तो सोच रहा है कि मेरे ख्याल से उसने संभवतः अपनी पत्नी के साथ इसीलिए हनीमून का प्रोग्राम बनाया था कि उससे पहले मैं लंदन निकल जाऊं, और उसने अपने आप को सेफ जोन में रखा हुआ है। और मुझको ऐसा लगता है कि वो फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं कि वो भी नीरव मोदी, विजय मल्ल्या की तरह, अब वो अपना काफी समय उसका लंदन में ही गुजरना है, ललित मोदी की तरह। अब वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो परिणीति चोपड़ा के साथ उसका वापस ना आना, यह मेरी संदेह को और पुष्ट कर रहा है। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से आपने राघव चड्ढा पे बात की है, तो राघव चड्ढा से बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने कहा दर्शक भी इस चीज को रिलेट करेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, और ऐसा कैसे, और कितनी गहराई वाले रिश्ते हैं। और पंजाब, जहां एक कंप्लीट स्टेट की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां का प्रभारी इस समय गायब है, ये चुनाव के नजरिए से। सर, चलते नहीं नहीं, चलते टिकट फाइनल हो रहे हैं, टिकट फाइनल हो रहे हैं कि कौन लड़ेगा पंजाब में पार्टी, अब वो गायब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, आपसे चलते चलते एक चीज, भारतीय राजनीति का यह अराजक जो अब सीधे सीधे विदेशी एजेंट के तौर पर सामने है, न दिल्ली इसको भाव दे रही है। ये वही दिल्ली है जिसने इसको जिता दिया सर, सीटें दे दी, लेकिन ये थाली बजा रहा है सर, कोई पूछ नहीं रहा है। ये पॉम्पलेट बांट रहे हैं सर, दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा है। इस व्यक्ति की अभी भी ये अराजक सोच है। जब इसकी पत्नी कहती है आपके सीएम, और आप देखिए सर, शरीर कहीं है, आत्मा कहीं है। ये मरने मराने की बात कर रहे हैं, भूत पिचास की बात कर रहे हैं, हाँ मीन हाँ, सर। न सर, पत्नी तो उसको। हाँ जी। हिंसक भारतीय राजनीति का इतने खतरनाक इरादे के साथ इसका अंत। और दर्शकों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सतीश सर के साथ जो पिछला वीडियो था अरविंद केजरीवाल पे, 1.5 महीने पुराना वीडियो है, जहां सतीश सर ने ये कहा था अरविंद केजरीवाल के लिए कि इस व्यक्ति का भारतीय लोकतंत्र से नाश होना, इसका खत्म होना कितना जरूरी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सर, आपने कहा था 1.5 महीने पहले हमने वीडियो किया था। सर, इस व्यक्ति का भारतीय राजनीति से समापन कितना आवश्यक है, और क्या अब इसकी शुरुआत हो गई है सर? क्योंकि जिस नहीं नहीं, तरीके से इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिवाय गिरोहबाजों के। नहीं नहीं, वो इसका तो उदय होना ही खतरनाक था, इसका तो अंत होना अगर नहीं हुआ तो वो तो बहुत खतरनाक हुआ, देश के लिए होगा, राजनीति को किनारे कर दीजिए। लेकिन अब इसका अंत, ये अपने समापन के करीब है, बिल्कुल ये समापन के बिंदु पे पहुंच चुका है। और इसको मैं जरा दूसरी चीज से को रिलेट करूंगा। दो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अभी पिछले दिनों कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 2024 के बाद कुछ बड़े फैसले मैं करूंगा, ये बहुत चर्चित हो चुका उनका बयान। और एक उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि जिस दिन संजय राउत ने उनको औरंगजेब करके कुछ ऊटपटांग बातें करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझको 104वीं गाली आज दी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली तो तब से दे रहा है ये पूरा तबका, पूरा एक गिरोह है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने गाली कभी गिनवाई नहीं थी अवनीश जी। ये मेरे ख्याल से 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, और 2002 से उनको गाली देने लगे थे लोग। लेकिन अब उन्होंने गाली गिनवाई है 104। तो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते कुछ हैं और उसके संदेश और संकेत कुछ और होते हैं। तो संभवतः जब उस दिन उन्होंने कहा कि 104वीं गाली आज मुझको दी गई है,
तो उन्होंने शिशुपाल और भगवान कृष्ण का वो किस्सा याद दिलाया था बिना कहे कि 100 मतलब सीधा सीधा उनका संदेश था कि अब गाली 100 के ऊपर जा चुकी हैं। ये 104वीं बताने का उनका केवल एकमात्र संदेश था। और उस किस्से का अंत क्या हुआ था जब गाली 100 के पार हुई थी, ये दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं। तो इन लोगों का अंत, क्योंकि अब गालियां सीमा पार कर चुकी हैं, तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दिया था कि मेरे धैर्य का बांध अब टूट चुका है। और जब धैर्य का बांध टूटा था, जिस किस्से का संदर्भ देके वो बात कर रहे थे, तो अंत भी वैसा ही होगा। और इस आदमी का तो निश्चित, अवनीश जी, निश्चित इसका अंत होना है। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के और उसके प्रति समर्पित हम सभी वोटरों का 2014 के बाद उत्तरोत्तर सर जिस तरीके से हुआ है, मैं नहीं जा रहा सर, चुनाव का मौसम चल रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये कौन नहीं मान रहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर चुन के वापस नहीं आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है, प्रधानमंत्री अपने लिए खुद ही बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं। आप सोचिए, कहाँ तो नरेंद्र मोदी को रोकना था, अब सारे विपक्ष इस बात के लिए लगा हुआ है दर्शकों की 400 से नीचे तो इस तरह की राजनीति के धनी व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। और ऐसे में सर, कम से कम भारतीय राजनीति के एक ऐसे अराजक पुरुष जिसे मैं शहरी नक्सली से आगे बढ़ के, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पहली बार पहचानते हुए शहरी नक्सली कहा, लेकिन मैं उससे आगे भी बढ़ते हुए सर, मैं इस व्यक्ति को शहरी माओइस्ट कहता हूं। और निश्चित रूप से ये अराजक व्यक्ति का समाप्त होना कितना भारतीय राजनीति के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है दर्शकों कि सतीश सर के माध्यम से पिछली हमारी जो भी 35-40 मिनट की बात हुई है उसमें आपने सुना होगा। और जिस वीडियो को मैं जिक्र कर रहा हूं 1.5 महीने पुराना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। और उसी तारतम्य में आपको लगेगी कि हमने 1.5 महीने पहले भी सर से जब बात की थी, सतीश सर से, तो उनका व्यू वही था जो आज है। हम समाचार चैनल नहीं है सर, हम कभी नहीं कहेंगे कि हम फर्स्ट आए, लेकिन विचारों में हमेशा एक साम्यता रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आशीर्वाद देते हैं प्रारंभ को, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे और सतीश सर को दोनों को आज्ञा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।